एवरीवन, सरल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ बेटा आप सब बढ़िया है और आप सबकी स्टडीज बहुत अच्छी चल रही है। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक होगा बायोलॉजी का, लास्ट लेक्चर का ही आगे हम कंटिन्यू करेंगे। हमने आखिरी लेक्चर में कवर किया है अंडाणु जनन यानी कि ओव्यूलेशन, oogenesis के अंतर्गत मैंने आपको समझाया था कि अंडोत्सर्ग क्या होता है, अंडाणु जनन क्या होता है, अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया के बारे में हमने डिस्कस किया था। अब उसी में जो अंडाणु जनन की प्रक्रिया के बाद हमें अंडाणु मिला था, उसकी संरचना आपसे पूछ ली जाती है बेटा, उसका स्ट्रक्चर आपसे पूछ लिया जाता है। साथ ही साथ बेटा मैंने एक संरचना आपको अंडोत्सर्ग में बताई थी ग्राफीय पुटक की, ठीक है। मैंने सारे पुटक आपको बताए थे कि कब प्राथमिक पुटक बनता है, कब द्वितीयक, कब तृतीयक। तो जिस किसी बच्चे ने वो लेक्चर अटेंड नहीं किया है, प्लीज चाहिए देखिए, इंपॉर्टेंट है आपका समझना, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में। साथ ही साथ उससे कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी बनते हैं बेटा। चलिए, सबसे पहले हम समझेंगे बेटा ग्राफीय पुटक जो है, ग्राफियन फॉलिकल जो है, ग्राफीय पुटक को ग्राफियन फॉलिकल भी कहते हैं। इसका डायग्राम यानी कि इसकी संरचना, ठीक है। अगर डायग्राम पूछ लिया ग्राफीय पुटक का क्या है तो समझ जाना ये वही है जिसके फूटने के बाद द्वितीयक अंडाणु बाहर आता है। तो क्या क्या होता है ग्राफीय पुटक के पास? ग्राफीय पुटक की एक लेयर होती है, इस लेयर के ऊपर एक फर्स्ट लेयर चढ़ी होती है। इस फर्स्ट लेयर को बोला जाता है बेटा जूना ग्रेन्युलोसा। ये जो बाहर की तरफ पहली लेयर है इसका नाम है जूना ग्रेन्युलोसा। इसके ऊपर फिर एक और लेयर चढ़ी हुई होती है जो कि होती है थीका, और थीका के ऊपर वापस एक और लेयर चढ़ी होती है जिसे थीका का ही दूसरा पार्ट बोलते हैं। मतलब थीका लेयर जो है वो दो पार्ट से मिलकर बनी हुई होती है, दो परतों में विभक्त होती है। पहली जो बाहर की तरफ होती है वो होती है थीका एक्साइन, जिसे थीका एक्सटर्ना भी कहते हैं, और जो अंदर की तरफ होती है ये बाहर की तरफ है। बाहर की तरफ वाली लेयर को बेटा थीका एक्सटर्ना कहते हैं, एक्सटर्ना कहते हैं, और अंदर वाली लेयर को थीका इंटरना कहते हैं। थीका दो भागों से मिलकर बनी हुई है, थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना, और सबसे अंदर वाली जो लेयर है इसका नाम है बेटा जोना ग्रेन्युलोसा। और हम जो डायग्राम बना रहे हैं वो है ग्राफियन फॉलिकल यानी कि ग्राफीय पुटक का डायग्राम। अब सबसे अंदर की तरफ एक उभारनुमा स्ट्रक्चर आ जाता है। इस उभारनुमा स्ट्रक्चर को बेटा कहा जाता है एंट्रम। ये जो संरचना अंदर बन गई इस संरचना को कहा जाता है एंट्रम। और जैसे ही एंट्रम आ गया तो ये जो तृतीयक पुटक है ये बन जाता है बेटा ग्राफीय पुटक। जब प्राथमिक ओसाइट के ऊपर पहला आवरण ग्रेन्युलोसा चढ़ता है तो उसे प्राथमिक पुटक कहते हैं, दूसरा आवरण थीका चढ़ता है तो उसे द्वितीयक पुटक कहते हैं, थीका जब एक्सटर्ना और थीका इंटरना में बट जाता है तो उसे तृतीयक पुटक कहते हैं, और जब एक्सटर्ना इंटरना ग्रेन्युलोसा के अलावा प्राथमिक पुटक में अंदर की तरफ तृतीयक पुटक में अंदर की तरफ एक उभारनुमा संरचना जन्म ले ले जिसका नाम है बेटा एंट्रम, तो इस पूरी संरचना को हम ग्राफीय पुटक कहते हैं। और जब ग्राफीय पुटक फटता है तभी द्वितीयक अंडाणु अंडाशय से बाहर आता है, जिसे फिम्बरी कैच करेगी और फिर कहाँ भेजेगी बेटा तुम्बिका क्षेत्र में। मतलब ये जो डायग्राम मैंने आपको बताया है ये किसका डायग्राम है बेटा? ये डायग्राम है ग्राफीय पुटक का। ग्राफीय पुटक का समझ गए, ठीक है। तो जब आपसे ग्राफियन फॉलिकल या ग्राफीय पुटक का डायग्राम पूछेगा तो आपको ये करना है। अब दूसरा जो हमारा टॉपिक आज का है वो इसी से रिलेटेड है, क्या कि ग्राफीय पुटक जब फटा तो द्वितीयक अंडाणु बाहर आएगा, वो द्वितीयक अंडाणु फिम्बरी के सहारे तुम्बिका क्षेत्र में पहुंचेगा। अब जब ये तुम्बिका क्षेत्र में पहुंच गया
और जैसे ही उस द्वितीयक अंडाणु के ऊपर कोई शुक्राणु आक्रमण करेगा तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। मतलब जब आपसे अंडाणु का डायग्राम पूछा जाएगा तो आप कौन सा डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि अंडाणु का नामांकित चित्र पूछ लेता है ना। तो अब हम बनाएंगे बेटा अंडाणु का नामांकित चित्र, अंडाणु का स्वच्छ नामांकित चित्र। ये जो मैं डायग्राम बना रही हूँ ये है बेटा अंडाणु का डायग्राम, अंडाणु का स्वच्छ नामांकित चित्र, जिसके पास अंदर की तरफ ये जो लेयर आपको दिखाई दे रही है, इस लेयर को कहा जाता है बेटा परिपीतक अवकाश। इस लेयर को क्या कहते हैं, परिपीतक अवकाश। परिपीतक अवकाश में भी बाहर की तरफ एक और लेयर पाई जाती है, इस लेयर को कहा जाता है जूना पेल्यूसिडा। परिपीतक अवकाश एक खाली गैप होता है, इसके चारों तरफ एक और लेयर अंडाणु के पास पाई जाती है, इस लेयर को कहा जाता है बेटा जूना पेल्यूसिडा। ये जो लेयर मैंने बनाई है परिपीतक अवकाश में बाहर की तरफ, इस लेयर का नाम क्या है, जूना पेल्यूसिडा। और जूना पेल्यूसिडा एक बहुत ही हार्ड आवरण है जिसको शुक्राणु को पार करना थोड़ा सा कठिन होता है, इसीलिए शुक्राणु के सिर के पास एक मटेरियल भरा हुआ होता है जिसे एक्रोसोमल मटेरियल कहते हैं, और उसी मटेरियल के कारण शुक्राणु अंडाणु के अंदर प्रवेश कर पाता है। बाहर की तरफ है जूना पेल्यूसिडा, जूना पेल्यूसिडा के भी बाहर की तरफ एक और आवरण पाया जाता है, इस आवरण को कहा जाता है बेटा कोरोना रेडिएटा। ये जो आवरण मैं बना रही हूँ अंडाणु के चारों तरफ, इस आवरण को क्या कहते हैं, कोरोना रेडिएटा। जालीनुमा एक बाहर की तरफ आवरण है जिसे कहा जाता है कोरोना रेडिएटा। तो अंडाणु के बाहर एक और आवरण पाया जाता है जिसे कोरोना रेडिएटा कहते हैं। कोरोना रेडिएटा के अंदर की तरफ जूना पेल्यूसिडा लेयर पाई जाती है, और जूना पेल्यूसिडा के भी अंदर की तरफ परिपीतक अवकाश पाया जाता है। तो ये अंदर वाला जो है ये है परिपीतक अवकाश, और इससे भी अंदर वाला जो है ये बाहर वाला जो है इसे बोला जाता है जूना पेल्यूसिडा। ठीक है, अब जब इस अंडाणु को, इसके अंदर जो गुणसूत्र हैं वो 23 हैं बेटा। कितने गुणसूत्र हैं, 23, और कोशिका द्रव्य वाला मटेरियल यहाँ भरा हुआ है, और ये है बेटा अंडाणु का स्वच्छ नामांकित चित्र। अब जब इसके ऊपर कोई शुक्राणु आक्रमण करेगा तो वो कुछ ऐसे आक्रमण करेगा चारों तरफ से, ठीक है, वो कुछ ऐसे आक्रमण करेगा चारों तरफ से, ढेर सारे शुक्राणु इसके ऊपर आक्रमण कर रहे हैं। अब जिस भी शुक्राणु ने पहले जूना पेल्यूसिडा लेयर को भेद दिया तो वो इसको भेद कर अंदर प्रवेश कर लेता है, और जैसे ही कोई एक शुक्राणु अंदर पहुंचता है ये जूना पेल्यूसिडा लेयर और भी ज्यादा हार्ड हो जाती है, और ये लेयर अपने आप को इतना हार्ड बना लेती है शुक्राणु के प्रभाव के साथ ही कि दूसरे और कोई शुक्राणु अंडाणु के अंदर प्रवेश ना कर पाए। इस स्थिति में जो शुक्राणु अंदर पहुंचेगा वही अंडाणु के केंद्रक से संलयित होगा, लेकिन जैसे ही कोई शुक्राणु अंदर पहुंचता है जो द्वितीयक अंडाणु है वो अपना दूसरा अर्धसूत्री विभाजन कंप्लीट करता है और तुरंत ही एक परिपक्व अंडाणु बना लेगा, और साथ ही साथ यहाँ पे एक और ध्रुवीय पिंड का निर्माण करेगा जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, द्वितीयक ध्रुवीय पिंड कहते हैं। तो ये रहा इसका केंद्रक, ये रहा अंडाणु का केंद्रक। केंद्रक के चारों तरफ परिपीतक अवकाश, यहाँ पे एक लिक्विड भरा हुआ है जिसे हम केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य कहेंगे। इसके बाहर की तरफ है जूना पेल्यूसिडा लेयर, और सबसे बाहर की तरफ है कोरोना रेडिएटा लेयर। पहले जब शुक्राणु आक्रमण करेगा तो कोरोना रेडिएटा से टकराकर फिर अंदर प्रवेश करेगा। जूना पेल्यूसिडा को भेदने के लिए शुक्राणु का जो सिर होता है
उस शुक्राणु के सिर में एक मटेरियल भरा हुआ होता है बेटा। इस मटेरियल को कहा जाता है एक्रोसोमल मटेरियल। यहाँ जो है वो एक पदार्थ भरा हुआ है सिर के पास, एक्रोसोमल पदार्थ। इस एक्रोसोमल पदार्थ जो अग्रपिंडक में भरा हुआ है उसके कारण ही शुक्राणु अंडाणु की जोना पेलुसिडा लेयर को भेद पाता है। ठीक है, तो ये था, पहले हमने समझा किसके बारे में, ग्राफियन फॉलिकल यानी कि ग्राफीय पुटक के बारे में। फिर हमने समझा ओव्यूल यानी कि अंडाणु के बारे में, अंडाणु का पूरा स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया। साथ ही थोड़ा सा और हम इसके बारे में जानते हैं कि आगे जाकर ये जो पूरी प्रक्रिया हमने पढ़े हैं अंडोत्सर्ग की, ये जो पूरी हमने प्रक्रिया पढ़े हैं अंडाणु जनन की, उसमें हार्मोन्स अपनी क्या भूमिका निभाते हैं। तो अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा बेटा अंडाणु जनन में हार्मोनल नियमन। हालांकि जो स्त्रियां होती हैं, जो फीमेल्स होती हैं, उनकी बॉडी में अलग अलग टाइप के हार्मोन्स अलग अलग समय पे निकलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब एक बच्ची, मैं सेक्सुअल हार्मोन यानी कि लिंग हार्मोन्स की बात कर रही हूँ, पूरे शरीर में बाकी जो हार्मोन्स हैं, डायबिटीज को कंट्रोल करने वाले, थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन, पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन, वृद्धि हार्मोन, ये जितने भी हार्मोन हैं वो अलग से। हम सिर्फ यहाँ लिंग हार्मोन्स की बात कर रहे हैं जो सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए यूज किए जाते हैं, चाहे वो अंडाणु जनन की प्रक्रिया हो, चाहे मेंसेस का आना हो, मेंस्ट्रुअल साइकिल का, गर्भावस्था, प्रेगनेंसी कंसीव करवाना, तो ये जितनी भी प्रोसेस होती है ये सारे लिंग हार्मोन्स के द्वारा ही नियंत्रित होती है। इवन बच्चे के जन्म के बाद दुग्ध स्त्रावण की प्रक्रिया जिसे हम स्तनपान कहेंगे। ठीक है, तो उन सब में भी किसकी भूमिका होती है बेटा, हार्मोन्स की। लेकिन अभी मैं सिर्फ आपको कुछ उन हार्मोन्स के बारे में बताऊंगी जो इस पूरी प्रक्रिया में, जो इस पूरी जर्नी में, किस प्रक्रिया में, अंडाणु जनन की प्रक्रिया में अपना योगदान देते हैं। तो अब जो हमारा टॉपिक है वो है बेटा अंडाणु जनन प्रक्रिया में हार्मोन नियमन। और ये जो प्रक्रिया है ना, ये सेम पुरुषों की जैसी ही है शुरुआत में। मतलब जैसे मैंने आपको नर जनन तंत्र यानी कि शुक्राणु जनन प्रक्रिया में हार्मोन नियमन पढ़ाया था, ठीक उसी प्रकार है, लेकिन यहाँ कुछ हार्मोन्स बदल जाएंगे, क्योंकि महिलाएं हैं तो महिलाओं के शरीर में अलग हार्मोन्स निकलेंगे, पुरुषों के शरीर में अलग निकल रहे थे। तो सबसे पहला जो हार्मोन निकलता है बेटा इस पूरी प्रक्रिया के दौरान, वो निकालता है बेटा हाइपोथैलेमस, जिसे हम कहते हैं अग्र मस्तिष्क। जैसे ही कोई बच्ची 12 से 13 वर्ष की उम्र में आती है, प्यूबर्टी की एज में, जिससे बेटा किशोरावस्था कहते हैं, तो अचानक से उसके शरीर में बदलाव होने चालू हो जाते हैं, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल आने वाले हैं, अंडाणु जनन की प्रक्रिया स्टार्ट होने वाली है। तो होता क्या है, उसका जो हाइपोथैलेमस है, उस बच्ची का जो अग्र मस्तिष्क है, सारी महिलाओं में ये प्रक्रिया होगी 12 से 13 साल की उम्र से स्टार्ट होगी। जब कोई बच्ची 12 से 13 साल की उम्र में आएगी तब उसका हाइपोथैलेमस यानी कि अग्र मस्तिष्क एक हार्मोन निकालना चालू कर देता है बेटा, जीएनआरएच। जीएनआरएच पहले से भी निकलता है, लेकिन जैसे ही वो बच्ची किशोरावस्था में प्रवेश करती है, इस जीएनआरएच जिसको कहा जाता है बेटा गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, क्या कहते हैं इसे, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। ये आपको याद करना पड़ेगा, आपको फुल फॉर्म्स भी याद करना है और आपको हार्मोन्स के नाम भी याद करने हैं, ताकि आपको कहीं दिक्कत ना आए, ऑब्जेक्टिव में भी पूछे तो आपसे बने। तो हाइपोथैलेमस यानी कि अग्र मस्तिष्क जीएनआरएच का सीक्रेशन बढ़ा देता है, और ये जीएनआरएच जाता है बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि के पास, और पीयूष ग्रंथि के पास जाके ये पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होने वाले दो हार्मोन्स का स्तर बढ़ा देता है। एक हार्मोन होता है बेटा LH और दूसरा हार्मोन होता है FSH। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट? अगर आप लोगों को कंटेंट समझ में आ रहा है, अगर आपको चीजें अच्छी लग रही हैं,
तो मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, इसके पैसे नहीं लगते। तो जितना आप हमें सपोर्ट करेंगे, हमारा भी पूरा प्रयास रहेगा आप तक अच्छे से सही जानकारी भेजना, आपको बहुत अच्छे से पढ़ाना, ताकि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आए और अंतिम समय तक हम आपका साथ देंगे। ठीक है, एग्जाम के पहले भी हम बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करवाते हैं, तो लास्ट तक हम कंटिन्यू बने रहेंगे, लेकिन उसके लिए आपकी कंटिन्यूटी भी जरूरी है और साथ ही साथ आपका हमसे जुड़ाव। और उसके लिए आपको क्या करना है बेटा, सरल एकेडमी को और भी लोगों से जोड़ो, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाओ कि भैया ऐसा भी कोई चैनल है जहाँ पे हमको फ्री एजुकेशन मिलता है, बहुत अच्छे से केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी की हमारी बोर्ड की प्रिपरेशन कराई जा रही है। ठीक है, तो चलिए कहाँ थे हम थे पिट्यूटरी ग्रंथि पर, यानी कि पीयूष ग्रंथि पर। और पीयूष ग्रंथि दो टाइप की हार्मोन निकालती है बेटा, एलएच और एफएसएच। एलएच और एफएसएच दो टाइप के हार्मोन निकलते हैं। अब ये जो एलएच और एफएसएच हार्मोन है, ये भी पहले से सीक्रेट हो रहे थे, इनका स्त्रावण भी पहले से हो रहा था, लेकिन अभी क्या हुआ, जब जीएनआरएच का सीक्रेशन बढ़ा तो एलएच और एफएसएच का सीक्रेशन भी बढ़ जाएगा। और जब इन हार्मोन्स का सीक्रेशन बढ़ जाएगा तो ये क्या करेंगे, ये भी दूसरे हार्मोन्स का सीक्रेशन बढ़ाएंगे, ये भी दूसरे हार्मोन्स का सीक्रेशन बढ़ाएंगे। अब ये जो एफएसएच है बेटा, ये एक्ट करता है पुटिका पर, ये एक्ट करता है पुटिका पर और पुटिका को बोलता है कि तुम एस्ट्रोजन हार्मोन का सीक्रेशन करो। पुटिका को बोलता है कि तुम एस्ट्रोजन हार्मोन का सीक्रेशन करो, ताकि जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो गर्भाशय के अंतः स्तर का निर्माण करे, गर्भाशय के अंतः स्तर का निर्माण करे। अब पहले मुझे ये एक बात बताओ कि एफएसएच और एलएच का फुल फॉर्म क्या है। तो एलएच का फुल फॉर्म होता है बेटा ल्यूटीनाइजिंग हार्मोन, और एफएसएच का फुल फॉर्म होता है फॉलिक्यूलर स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो होता क्या है, जो एफएसएच है वो कुटिका पर एक्ट करता है, वो अंडाशय पर एक्ट करता है, अंडाशय को प्रेरित करता है हार्मोन निकालने के लिए, साथ ही साथ अंडाशय के अंदर जो पुटक बनते हैं उनके द्वारा भी ये हार्मोन्स का सीक्रेशन करवाता है। पर बेसिकली ये पुटिका यानी कि अंडाशय को प्रेरित करता है, अंडाशय पर ये काम करता है कि अंडाशय जो है वो कौन सा हार्मोन निकाले, वो एस्ट्रोजन हार्मोन निकाले। और एस्ट्रोजन हार्मोन का काम है बेटा गर्भाशय के एंडोमेट्रियम यानी कि अंतः स्तर का निर्माण करना। और अंतः स्तर भी वो लेयर होती है, अंतः स्तर ही वो लेयर होती है जो हर महीने मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान बनती और टूटती है। पहले इसका निर्माण होगा, अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो ये अंतः स्तर धीरे धीरे करके टूटेगा और मेंसेस के रूप में जो 3 से 4 दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल चलते हैं उसमें टूट टूट कर ये लेयर बाहर निकलेगी। और जब ये लेयर टूट टूट के बाहर निकलेगी तो गर्ल्स को बहुत पेन होता है, समहाउ किसी किसी गर्ल्स को बहुत ज्यादा पेन होता है, किसी को नॉर्मल होता है, लेकिन पेन होता है। और पेन का कारण है कि अंतः स्तर जो है वो धीरे धीरे करके टूटता है, और जब वो टूटता है तो गर्भाशय रोता है। ठीक है, जस्ट डोंट माइंड, बट ये फैक्ट है और सही है। चलिए, अब दूसरा हार्मोन जो है वो लुटिनाइजिंग हार्मोन है। अब ये जो लुटिनाइजिंग हार्मोन है बेटा, ये एक्ट करता है कॉर्पस लुटियम पर। अब ये कॉर्पस लुटियम क्या बला है, तो जो ग्राफीय पुटक है, जब ग्राफीय पुटक फटा था तो द्वितीयक ओसाइट बाहर आई थी, और जैसे ही द्वितीयक ओसाइट बाहर आई थी एक संरचना अंदर बची रह गई थी, बची हुई संरचना ने वापस से गोल आवरण बना लिया था, और इस संरचना को हमने नाम दिया था बेटा कॉर्पस लुटियम। और ये मैंने आपको अंडोत्सर्ग में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। ठीक है,
तो जो लुटिनाइजिंग हार्मोन है वो पहुंच रहा है कॉर्पस लुटियम के पास, और कॉर्पस लुटियम को ये बोल रहा है कि तुम जो है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन निकालना चालू कर दो, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सीक्रेशन बढ़ा दो, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सीक्रेशन बढ़ा दो, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन निकालना चालू कर दो, ताकि जो गर्भाशय का अंतः स्तर है, गर्भाशय का अंतः स्तर है, वो बनाने का काम तो एस्ट्रोजन कर रहा है, लेकिन अंतः स्तर को बनाए रखने का काम जो है बेटा, वो कौन कर रहा है? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कर रहा है। इसीलिए प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को गर्भावस्था हार्मोन भी कहते हैं। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि अगर गर्भाशय का अंतः स्तर बना रहेगा तो बच्चा जो है वो ऊपर गर्भाशय में होल्ड रहेगा, गर्भाशय बच्चे को पकड़ के रखेगा। और अगर अंतः स्तर टूटा तो बहुत कम समय में ही जो बच्चा है जाइगोट अवस्था में, भ्रूणी अवस्था में 1.5 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में बाहर आ जाएगा, और जिसको हम मिसकैरेज कहेंगे, जिसको हम गर्भपात कहेंगे। लेकिन ये गर्भपात चूंकि स्वतः ही हो जाता है बिना किसी डॉक्टरी हेल्प के, बिना किसी मेडिसिन की हेल्प से, तो हम इसे मिसकैरेज भी कहते हैं। तो आप ये कह सकते हो कि 2 टाइप के मेन हार्मोन निकल रहे हैं, 2 टाइप के उन हार्मोनों के सीक्रेशन के प्रभाव से जो निकल रहे हैं किसके द्वारा बेटा? पीयूष ग्रंथि के द्वारा। हाइपोथैलेमस अग्र मस्तिष्क निकाल रहा है जीएनआरएच गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, ये जा रहा है पीयूष ग्रंथि को रिपोर्ट कर रहा है, पीयूष ग्रंथि को बोल रहा है कि तुम एलएच और एफएसएच का सीक्रेशन बढ़ाओ, अब बच्ची बड़ी हो रही है, वो प्यूबर्टी की एज में आ गई है, किशोरावस्था की उम्र में आ गई है। LH is a luteinizing hormone and FSH is a follicular stimulating hormone। FSH एक्ट करता है पुटिका पर यानी कि अंडाशय पर, जबकि LH एक्ट करता है कॉर्पस लुटियम पर। जब LH कॉर्पस लुटियम पे एक्ट करेगा तो ये कॉर्पस लुटियम को बोलेगा कि तुम प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सीक्रेशन करो। अब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का काम होता है बेटा कि अगर अंडाणु और शुक्राणु का मिलन होगा तो युग्मनज बनेगा, फिर वो धीरे धीरे से बच्चे के रूप में बनेगा। तो वो जो बच्चे का निर्माण होगा वो आके होल्ड होगा कहाँ? गर्भाशय में। गर्भाशय उस बच्चे को थाम के रखेगा अपनी कोख में। तो गर्भाशय का जो अंतः स्तर है यही उस भ्रूण के चारों तरफ लिपट जाता है। लेकिन अगर ये अंतः स्तर को बनाए रखने वाले हार्मोन का स्तर कम हुआ तो अंतः स्तर भी धीरे धीरे करके ढीला पड़ जाएगा और वो छोड़ देगा बच्चे को, तो अंतः स्तर भी बाहर आ जाएगा और बच्चा भी बाहर आ जाएगा, जिसको हम बोलेंगे अबॉर्शन या मिसकैरेज। अब दूसरी तरफ जो एफएसएच है वो कहाँ काम कर रहा है बेटा? पुटिका पर। और ये पुटिका पर क्या काम कर रहा है, यानी कि अंडाशय पर क्या काम कर रहा है? तो ये अंडाशय से बेटा एस्ट्रोजन हार्मोन का सीक्रेशन बढ़ा रहा है। एस्ट्रोजन एक मादा हार्मोन है, फीमेल हार्मोन है, जबकि एंड्रोजन एक पुरुष मेल हार्मोन है। ठीक है, एंड्रोजन पुरुषों में निकलता है, एस्ट्रोजन महिलाओं में निकलता है। टेस्टोस्टेरॉन पुरुषों में निकलता है, प्रोजेस्टेरॉन महिलाओं में निकलता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, एंड्रोजन एस्ट्रोजन में भयंकर कंफ्यूजन होता है। एंड्रोजन पुरुषों का, एस्ट्रोजन महिलाओं का। एस्ट्रोजन का काम है जो गर्भाशय है, जो यूटेरस है, उसके एंडोमेट्रियम यानी कि अंतः स्तर का निर्माण करवाना, गर्भाशय के अंतः स्तर का निर्माण करवाता है ये कौन? एस्ट्रोजन। और गर्भाशय के अंतः स्तर को बनाए रखता है ये कौन? प्रोजेस्टेरॉन। इस प्रकार दोनों हार्मोन्स अपना अपना काम बखूबी निभाते हैं। और जो महिलाएं हैं उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल भी टाइम टू टाइम आते हैं, खूब सारे हार्मोन्स का सीक्रेशन अप एंड डाउन होता है, इसीलिए उन्हें मूड स्विंग्स भी बहुत होते हैं। और वाइल प्रेगनेंसी, जब प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी, जब क्या बोलते हैं बच्ची जो है वो बड़ी हो जाएगी, वो माँ बनेगी, और माँ बनेगी तो उसके अंदर और भी ज्यादा हार्मोन्स चेंज होंगे। तो उस दौरान कौन कौन से हार्मोन निकलेंगे? जब बच्चे का निर्माण होगा, जब बच्चे का प्रसव होगा, और जब महिला अपने बच्चे को दुग्ध पान करवाएगी, मिल्क फीडिंग करवाएगी। तो ये सब हम पढ़ेंगे आगे बेटा। आपको मानव जनन चैप्टर में बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बहुत कुछ ऐसी ऐसी बातें पता चलेंगी जिससे अगर आप चाहे बच्ची हो, चाहे लड़की हो या लड़का हो, आप सब अपनी मम्मियों की खूब रिस्पेक्ट करने लग जाएंगे। ठीक है, वैसे तो रिस्पेक्ट करनी ही चाहिए, लेकिन जिस हिसाब से
काया गढ़ी गई है ना महिला की, और जिस हिसाब से उनके शरीर में बदलाव होते हैं, चाहे वो 12-13 साल की उम्र में हो, चाहे वो 20-22 साल की उम्र में हो, या चाहे वो 40 से 45 की उम्र में आ जाए, बहुत सारे हॉर्मोन्स ऐसे ऐसे बदलाव प्रेरित करते हैं कि उन्हें बहुत ज्यादा दिक्कतें होती हैं, खासकर प्रेगनेंसी के दौरान, खासकर आफ्टर बर्थ ऑफ हिज चाइल्ड और हर चाइल्ड। ठीक है, तो क्या कहेंगे, रिस्पेक्ट कीजिए अपनी मम्मियों की। अगर लेक्चर अच्छा लगा है, सारी चीजें जो मैंने आपको समझाई है वो बहुत अच्छे से आपको समझ में आई है, तो आज के आज इस टॉपिक को एक बार और एनसीईआरटी में देख लेना, साथ ही साथ नोट्स भी बना लेना, और फिर कमेंट करके जरूर बताना कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। अब आपके लिए क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन मेरा ये रहा कि एंड्रोजन हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है और किन में स्रावित होता है। एंड्रोजन किसके द्वारा स्थापित होता है और किन में होता है। दूसरा, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का काम क्या है, ध्यान से सुनिएगा, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का काम क्या है। तीसरा, जोना पेलिसिडा लेयर को भेजने के लिए शुक्राणु के पास कौन सा पदार्थ पाया जाता है। तो ये 3 क्वेश्चन आपके लिए रहे। आप मुझे कमेंट करके आंसर जरूर दे देना, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि आप लोगों ने पूरा लेक्चर अटेंड किया है या नहीं। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा, ज्यादा लोग जुड़ने लग गए, तो धीरे से हम लाइव लेक्चर पे भी आएंगे, फिर आपकी क्लासेस लाइव डेली 3 घंटे कंटिन्यू लगेगी। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा डेडिकेशन सपोर्ट दिखाना पड़ेगा बेटा। ख्याल रखिए अपना, जुड़े रहिए सरल एकेडमी के साथ। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।